स्वागत है आप सबका एमसीक्यू सीरीज़ के एक और पार्ट में, जहाँ पे हम आने वाले एग्ज़ाम जेकेपी कांस्टेबल और एसआई के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते हैं। तो आप भी क्वेश्चंस के साथ साथ जैसे ही क्वेश्चन आता है तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद का आंसर दें, फिर आगे आंसर देखें एंड लास्ट में आप अपना स्कोर 30 में से कितना रहा वो कमेंट्स में लिख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर का कौन है? तो जो इनकी तस्वीर है एंड इनका नाम है ताशी रफ्तान एंड ये इस टाइम पे करंट जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस हैं। एंड स्टार्ट जो जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट है ये कब इस्टेब्लिश करा गया था? तो 1928 में इस्टेब्लिश करा गया था बाय महाराजा। एंड फर्स्ट जो चीफ जस्टिस बनाए थे वो थे लाल कंवर सिंह। INS जतायु ये क्या है? तो ये एक नेवल बेस है जो अभी 2024 में ही बनाया गया है। ये कहाँ पे बनाया गया है? तो मिनिकोय जो आइलैंड है हमारा लक्षद्वीप का, तो वहाँ पे ये बनाया गया। ये ध्यान रखें, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आ सकता है। और इंडिया का लार्जेस्ट INS जो इंडियन नेवल सिस्टम का बेस है वो कौन सा है? दैट इज़ कड़म्बा और ये लोकेटेड है कन्वर में, दैट इज़ ये कहाँ पर है? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 3 है, बेस्ट एक्ट्रेस ऑस्कर अवार्ड 2024। सॉरी, यहाँ पे आप एक्टर कर लेना, ये गलत हो गया। तो बेस्ट एक्टर अवार्ड 2024 को किनको मिला है? दैट इज़ किलियन मर्फी। ये रही इनकी तस्वीर, ये आपने काफ़ी सारी वेब सीरीज़ में देखा होगा। एंड इनको किस मूवी के लिए दिया गया? तो इनकी अभी मूवी आई थी ओपनहाइमर, तो उनके लिए इनको अवार्ड दिया गया। इनकी ओपनहाइमर मूवी ने भी काफ़ी ज़्यादा ऑस्कर में अवार्ड जीते गए। एंड बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है जो ईमा स्टोन को दिया गया। एंड इसी ओपनहाइमर मूवी के ही डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है। एंड इंडिया से अगर देखें तो इंडिया से इस बार कोई अवार्ड तो नहीं मिला, लेकिन हाँ नॉमिनेट कौन सी मूवी हुई थी? टू किल अ टाइगर, तो ये जो है नॉमिनेटेड फिल्म मूवी थी इंडिया की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहली इंडियन जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला था दैट इज़ बानू अथिया। एंड इन्होंने पहली इंडियन बने जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता। उसके बाद गुलजार साहब, AR रहमान, इन सबको भी ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। और ऑस्कर अवार्ड एकेडमिक अवार्ड के नाम से भी इनको जाना जाता है और सिनेमा के फील्ड में ये दिया जाता है। एंड जो इंडिया को जो फर्स्ट टाइम जो मिला था दैट इज़ इन 1983 में जो मिला था। उसके बाद इनसे क्वेश्चन आ सकता है कि कब ये इस्टेब्लिश हुई थी कि ये अवार्ड्स? तो 1927 में इस्टेब्लिश। एंड उसके बाद जो पहला इनका इवेंट रहा था, जो पहली बार अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करे गए थे, तो 1929 को करे गए थे। अगला क्वेश्चन है फेस्टिवल से रिलेटेड, बट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द गोवा टू लाइट हाउस। तो कौन सा फेस्टिवल है? तो दैट इज़ लाइट हाउस फेस्टिवल जो मनाया गया और ओगाड़ा फोर्ट गोवा में सिचुएटेड है, वहाँ पे ये मनाया गया। और अगर ये पूछे कि उन्होंने बनाया, तो पोर्चुगीज़ जब थे इंडिया में उन्होंने ये बनाया था। अगला क्वेश्चन है, इंडिया में 52nd टाइगर रिजर्व जो है वो बन चुका है। कहाँ बना है ये? तो ये बना है जी MP में। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? MP में ही है। एंड MP का ये 7th है एंड इंडिया का 52nd। एंड क्या नाम है इनका? दैट इज़ वीरंगना दुर्गावती। एंड ये आपको बता चुका हूँ। एमपॉक्स क्या है? जैसे इंडिया में एक डिजीज़ है स्मॉल पॉक्स करके, उसी से रिलेटेड है, उसी के जैसी एक डिजीज़ है। एक इनका पूरा नाम है मंकी पॉक्स, ठीक है, मंकी पॉक्स। यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है, मनी पॉक्स कर दिया, दैट इज़ मंकी पॉक्स। ओके, इसको ऐड कर लेना, मंकी पॉक्स इसका नाम है। तो ये है, हालांकि इंडिया में ये जो है नहीं फैला। अफ्रीका में इसके सबसे पहले केसेस पाए गए थे। एंड और घबराने की बात नहीं है, इसी की जो मेडिसिन है वो UN के द्वारा जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसके द्वारा बना दी गई है। उसका नाम क्या है? MBAVN मेडिसिन। ओके, चंद्रयान 4 जो है मिशन, अभी आपको पता चंद्रयान 3 जो है हुआ था, जो इंडिया पूरे वर्ल्ड में पहला मिशन बना जिसने मून के साउथ साइड पे जो है लैंड करा था।
उसी से रिलेटेड अब उसके जो नेक्स्ट आने वाला चंद्रयान 4 है उसको भी अप्रूवल मिल चुका है। ये कब जाएगा, तो ये 2027 से 28 के बीच में ये लॉन्च होगा। तो अभी न्यूज़ क्या है कि किसके लिए होगा, तो ये लूनर सैंपल जो है कलेक्ट करेगा और अर्थ पे वापस आएगा। अब चंद्रयान 3 का ऐसा कोई भी, वो बस गया था और वहाँ पे उन्होंने जो भी है अपना रिसर्च वगैरह करी थी, लेकिन ये जो जाएगा वो ये वहाँ पे सैंपल कलेक्ट करेगा और फिर वापस भी आएगा। और ऐसा ही जो है एक मिशन अभी चाइना ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, दैट इज चेंगयांग 6 के नाम से। और ये भी वर्ल्ड का पहला कंट्री बन चुके हैं जिन्होंने लाइक अपनी सैटेलाइट अपना मिशन, ठीक है, मून पे भेजा और वहाँ से वापस भी आ गए सैंपल लेके। तो ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब सेम इंडिया भी चाहता है कि हम भी ये करें, तो हमारा भी मिशन उस पर ये अप्रूवल मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली इनमें से कौन सी सैटेलाइट है जो इसरो के द्वारा लॉन्च करी गई है, दैट इज़ GSAT-20, ये आप देख सकते हैं। अगला हिस्ट्री का क्वेश्चन है एंग्लो मराठा वॉर्स पे, ठीक है। पहली एंग्लो मराठा वार जो है कब हुई थी, दैट इज़ 1775 में। अगला ट्रीटी ऑफ एहसान, ये किससे रिलेटेड है, तो ये सेकंड एंग्लो मराठा वार से रिलेटेड है। थर्ड है लास्ट पेशवा जो है, क्योंकि जब थर्ड एंग्लो मराठा वार हुई थी तो उस पर जो पेशवा की जो गद्दी थी उसको ब्रिटिशर ने ख़त्म कर दिया था, ठीक है। तो लास्ट पेशवा जो कौन थे, दैट इज़ बाजीराव सेकंड। अब इनकी थोड़ी स्टोरी देख लेते हैं। हालांकि अगर हिस्ट्री की आप देखो तो हमारे आप जब चैनल पे जाओगे तो 2 प्ले लिस्टें बनी हुई हैं। एक हमारी MCQs की जो अभी सीरीज़ चल रही है इसकी प्ले लिस्ट होगी, और एक हिस्ट्री की प्ले लिस्ट होगी। आप वहाँ पे जाके डिटेल में हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, क्योंकि है ना, वहाँ पे हम डिटेल में चीज़ें कवर कर रहे हैं। अभी एक MCQ सीरीज़ का एक्सप्लेन करना थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाती है, तो इसलिए हम शॉर्ट यहाँ पे समझते हुए चल रहे हैं। और जो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल सिर्फ हिस्ट्री की प्लेलिस्ट शुरू हो चुकी है, तो वो आप देख सकते हो। ओके, शॉर्ट स्टोरी जो है कवर कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो है स्टार्ट हो जाती है 1775 में एंड 1782 तक चलती है। इसके अंदर कुछ वॉर्स रहती हैं, एक सिंगल नाइट जहाँ कुछ एक हफ्ते की वॉर नहीं थी, ये कुछ साल तक चलती रहती है, कन्फ्लिक्ट वगैरह चलते रहते हैं। एंड एट द एंड ये ख़त्म हो जाती है ट्रीटी ऑफ सलवाई पे। इस पर रहता है क्या कि जो माधवराव फर्स्ट की डेथ के बाद रघुनाथ राव, ओके, हाँ, तो उनकी वो चाहते हैं कि उनको पेशवा बनाया जाए, लेकिन उनको नहीं बनाया जाता है। एंड फिर वो जाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के साथ कि आप मेरी हेल्प करिए, मैं आपको कुछ अपनी टेरिटरीज हैं वो उनको ऑफ़र करते हैं। दैन ब्रिटिशर जो है आते भी हैं एंड उनकी तरफ से रघुनाथ राव की तरफ से मराठास का फाइट करते हैं, लेकिन वो इतनी कामयाब नहीं रह पाती। एंड उसके बाद एट द एंड ट्रीटी ऑफ सालबाई पे चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो सेकंड एंग्लो मराठा वार शुरू होती है 1803 से 1805 तक। एंड इसमें क्या रहता है, जो पेशवा की गद्दी पे रहते हैं दैट इज़ बाजीराव सेकंड, उनको जो है हटा दिया जाता है और उनकी जगह विनायक राव को जो है बिठा दिया जाता है। फिर वो पेशवा राव जो बाजीराव सेकंड जो थे ये जाते हैं ब्रिटिशर की हेल्प के पास कि मेरे को गद्दी पे फिर से बिठा दो और मैं आपको ऐसे ऐसे कुछ अपने ऑफर्स करते हैं। दैन ब्रिटिशर अपनी इनको सपोर्ट करते हैं और इनको फिर जो है बाजीराव उस पर गद्दी पे बिठा दिया जाता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि जो पूरा का पूरा कंट्रोल है वो ब्रिटिशर धीरे धीरे जो है अपने हाथ में लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर का जो है शुरू से सबसे जो बाकी भी इंडिया में चल रहा था वो सबके साथ जो है पहले तो उनकी हेल्प करते थे। दैन उनकी जो वो स्टेट रहती थी उनमें अपने सोल्जर्स जो है वो रख देते थे और उनका खर्चा भी जो है किंग्स राजों में डाल दिए जाते थे कि हम आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो इसी के साथ चलता रहता है। एंड देन बाकी जो चीफ्स रहते हैं ग्वालियर के, नागपुर के, इंदौर के, तो ये सब भी बड़े परेशान रहते हैं ब्रिटिशर से, क्योंकि जो बाजीराव सेकंड बैठ तो गए होते हैं लेकिन कंट्रोल जो है ब्रिटिशर की रहते हैं। तो ये सारे जो हैं बारी बारी जाते हैं लेकिन सब हार जाते हैं। अब आती है अगले थर्ड एंग्लो मराठा वार पे। थर्ड एंग्लो मराठा वार इन पे क्या रहता है, ये स्टार्ट रहती हैं 1817 से, ठीक है। मैं आधा हिंदी में बोल देता हूँ आधा इंग्लिश में। तो 1817 से ये शुरू हो जाते हैं। एंड इसमें क्या रहता है, जो ब्रिटिशर हैं ये पिंडारिस कौन थे, ये थे जब मराठा वगैरह कहीं लड़ने जाते थे तो एक फ़ौज थी
लोगों की, ठीक है। इसमें सारे लोग रहते थे, हिंदू मुस्लिम सारे। ये क्या करते थे, जब जब मराठा आर्मी लड़ने जाती थी तो उन्हीं के साथ चले जाते थे। तो इनकी शर्त क्या होती थी कि हम आपके साथ लड़ेंगे, लेकिन आप जो भी टेरिटरी पे अटैक करोगे वहाँ पे जो लूटपाट होंगे वो हम कर लेंगे। तो इनका ये चलता रहता है। लेकिन अब क्या होता है कि मराठा एम्पायर खुद ही इतना कमज़ोर हो गया होता है। तो अब ये भी पिंडारी से जो है एक किस्म से बेरोजगारी घूम रहे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे ब्रिटिशर की जो टेरिटरीज होती हैं वहाँ पे अटैक करके लूटपाट करना शुरू कर देते हैं। ब्रिटिशर इनसे परेशान होकर इन पे अटैक कर देते हैं। जब इन पे अटैक कर देते हैं और ये रहते हैं मराठास के साथी, तो फिर उसके बाद मराठास भी इनमें इंक्लूड हो जाते हैं। फिर ब्रिटिशर जो है पूरा अटैक करके अलग अलग जगह से मराठा एम्पायर को पूरा ख़त्म कर देते हैं। और उसके बाद जो पेशवा की गद्दी थी उसको भी एबॉलिश कर देते हैं। और उसके बाद जो मराठा एम्पायर है ये ब्रिटिशर के ही कंट्रोल में आता था। तो ये हमने शॉर्ट में ख़त्म कर दिया जो 3 एंग्लो मराठा वॉर्स हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पहली बार जो बुद्धिज़्म है ये कश्मीर में किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? तो कल हमने कवर करा था जो कनिष्का था, इन्होंने जो है 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कश्मीर में ऑर्गेनाइज करवाई थी। लेकिन इनसे पहले भी जो है अशोका ने, हमने यहाँ काउंसिल की बात नहीं हो रही, यहाँ हो रही है इंट्रोड्यूस की। पहली बार किसने जो बुद्धिज़्म लाया, जो एक बोलते हैं उसको कामयाबी रहा, तो वो थे अशोका। इनसे पहले कोई आया होगा तो ध्यान नहीं, हिस्ट्री में आता नहीं, क्योंकि अशोका ही थे जिन्होंने पहली बार कंसेप्ट लाया और लोगों को प्रभावित किया। तो अशोका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कारकोटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? दैट इज़ दुर्लावर्धन। ओके, एंड इनका थोड़ा स्टोरी देख लें। कल हमने पढ़ा था कुशांस, है ना, कुशांस के जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वाले। तो उनके बाद क्या हुआ था कि कुशांस के बाद जो है, जब कुशांस ओवरऑल इंडिया ही रूल करते हैं, जब इनका जो डिक्लाइन हो जाता है उनके बाद जो है गुनाडा डायनेस्टी जो रहती है ना, जो कुशान से पहले होती है, तो उसके बाद जो होती है जब ये फिर से राइज करना शुरू कर देती है। फिर से जब राइज करना शुरू कर देती है तो इनके कुछ किंग्स रहते हैं, एंड इन्हीं का लास्ट किंग फिर कौन रहता है? बालादित्य। बालादित्य की एक डॉटर होती है ना, एक डॉटर होती है, और वो डॉटर शादी कर लेती है किन से? दुर्लावर्धन से। एंड दुर्लावर्धन देन आगे फाउंडर बन जाते हैं किसके? कारकोटा डायनेस्टी के। ओके, कारकोटा डायनेस्टी को ही हम एक और कहते हैं, दैट इज़ नागा डायनेस्टी, नागा। तो वो भी ध्यान रखना। ओके, अगला क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स के ऊपर। क्वेश्चन पार्ट 8 जो है वो किसकी बात करता है? तो स्टेट का हमने पढ़ा था, जो पार्ट 6 है वो स्टेट की बात करेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 8 है वो यूनियन टेरिटरीज की बात करेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया से? दैट इज आर्टिकल 244 एंड 244A। अगला क्वेश्चन है, कौन सा इनके अंदर कौन सा आर्टिकल कौन सा पार्ट जो है फॉलो करता है 245 से लेकर 263 तक? दैट इज़ पार्ट 11। ओके, तो अब हम पार्ट की बात करें तो थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। पार्ट 7 तक जो हमने अपनी कल की वीडियो में कवर करे थे, और पार्ट 7 जो मैंने बता दिया यूनियन टेरिटरी से डील करता है, ठीक है। पार्ट 8 जो है यूनियन टेरिटरी से डील करता है। पार्ट 9 जो है ये किसे डील करेगा? तो पंचायती राज से जो है डील करेगा। पार्ट 9 के बाद सीधा 10 स्टार्ट नहीं होता, दैट इज़ पार्ट ए और पार्ट बी इसकी पहले आ जाते हैं। मैंने बताया अमेंडमेंट हुए थे तो कुछ पार्ट्स जो हैं वो ऐड हुए थे, तो उसके बाद 10 रहता है। तो पार्ट जो 9A है ये म्यूनसिपलिटी के साथ डील करता है, एंड जो नेक्स्ट वाला है ये डील करता है हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ। और जो उसके बाद जो है 10 आता है, एंड वो किस साथ डील करेगा? तो वो डील करता है शेड्यूल ट्राइब एंड एरिया के साथ, जो हमने अभी क्वेश्चन में देखा जस्ट। 11 मैंने आपको बता दिया। एंड इसके बाद जो 12 पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये जो रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं, जो स्टेट एंड सेंटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा उन सब के, और इसी से पैसे से लेना देना जो है पार्ट 13 ये डील करेगा ट्रेड वगैरह और ट्रेड और कॉमर्स जो रहेगा, है ना, उसके बारे में बातचीत करेगा। इसके बाद पार्ट 14 जो है यूपीएससी की बात करता है। 14 के बाद 15 नहीं आता है, 14A आता है, एक अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, तो वो रहेगा। उसके बाद पार्ट 15 जो हमारा इलेक्शंस की बात करेगा। अब बाकी जो बचे हैं पार्ट 16 से लेके 22 तक, तो ये आपका होमवर्क है, इसमें मैं कल क्वेश्चन ऐड कर दूंगा, तो वो आपको खुद पढ़ के आना है। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट सदरी रियासत। ये सदरी रियासत क्या थी? पोस्ट थी गवर्नर की, ठीक है। जो पहले कौन थे? तो डॉक्टर करण सिंह। एंड लास्ट जो सत्यपाल मलिक जी, उसके बाद आपको पता है ये हमारी स्टेट जो यूटी में इसको कन्वर्ट कर दिया गया, एंड उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो पोस्ट है वो आ गई।
ओके, अगला क्वेश्चन है हवा कादल जो ब्रिज है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो श्रीनगर में लोकेटेड है। कौन सी रिवर पे है? तो झेलम रिवर पे। आपको पता है कि जो श्रीनगर एंड सिटी है ये डिवाइड है बाय रिवर झेलम। तो दोनों साइड पे जो है घर बसाए गए, इस साइड पे भी आप इस साइड पे भी। तो कुछ काफ़ी कुछ लाइक ब्रिजेस हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उनको कनेक्ट आपस में कनेक्ट करते हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये। जैन कादल है, अली कादल है, कुछ और भी हैं वो आप देख लेना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये काफ़ी फेमस जो हिस्टोरियन थे सुल्तान जैनुलब्दीन, ठीक है, उन्होंने फील्ड करा था। फिर अबे कादल है, ये सुल्तान अली शाह, शामी डायनेस्टी। जब हम आगे हिस्ट्री जम्मू कश्मीर की पढ़ते जाएंगे एमसीक्यू के साथ तो उसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट खैर भवानी स्प्रिंग, ये कहाँ पे है? तो श्रीनगर में लोकेटेड है। ये यहाँ पे हिंदू टेम्पल भी है, काफ़ी हिंदूज़ के लिए माना जाता है। एंड अगला क्वेश्चन है चश्मेशाही गार्डन, ये किन्होंने बनाया था? तो ऑप्शन बी अली मर्दन खान ने इनको कंस्ट्रक्ट करवाया था। कुछ इंपॉर्टेंट स्प्रिंग है एंड ये आपको ध्यान रखना है। ये वेरीनाग स्प्रिंग है ना, गार्डन भी है यहाँ पे। तो ये जहांगीर ने बिल्ड करवाया था। और उसके बाद ये चश्मेशाही खैर भवानी हमने देख लिया। एंड बाकी जो है ये आपको एक बार रीड आउट कर लेना है, इनको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है वलर लेक कहाँ पे है? तो बंदीपुरा यहाँ पे ये सिचुएटेड है। एंड ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो यही है। अगला हंस का ये कौन थे? तो ये लोग थे जो रहते थे वाटर बॉडीज़ के पास में, जैसे डल लेक वगैरह हो गया वहाँ पे साथ, और शिकारा वगैरह पे ये जो रहते थे वहाँ उनको हम कहते हैं। ओके, नाइल जो रिवर है ये कहाँ से फ्लो करती है? तो फ्लो तो काफ़ी कंट्री से करती है ना। तो इजिप्ट से जो है ये स्टार्ट होगी फ्लो करना, और इजिप्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये अमेजोन जंगलों से होती हुई निकलती है। एंड कौन से कॉन्टिनेंट में? ये तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। एंड ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। ओके, नॉर्मल विज़न जो है कि जहाँ से देखना नॉर्मल है ह्यूमन्स के लिए, तो दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। इसलिए 25 सेंटीमीटर से अगर आप पास देखते हो तो आपको चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आएंगी। अगर आएंगी तो आंखों पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। इसलिए जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स वगैरह उनको रिकमेंड किया जाता है एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर आप जो है बुक को दूर रख के रीड करें, ताकि आइज़ पे इफेक्ट ना पड़े। थिनेस्ट स्किन जो है ये कहाँ की रहती है हमारी ह्यूमन बॉडी पे? तो ये फ़ोटो से आपको दिख रहा होगा। तो आई की जो स्किन रहती है दिस वन, ये वाली, तो ये थिनेस्ट स्किन रहती है ह्यूमन बॉडी में। एंड इसका नाम क्या है? टेंजेंस टाइप। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक जो अल्कलाइन मेटल का हमने बताना है, मतलब 3 इसमें गलत है, एक सही है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट तो नहीं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहते हैं हमारे, हम अभी आगे देखते हैं। तो लो आयनाइजेशन जो एनर्जीज होंगी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अल्कलाइन मेटल्स जो हैं ये ग्रुप सेकंड में जो आते हैं, ठीक है। जो पहले वाले हम देखें वो ग्रुप 1 के मेटल्स हैं, और ग्रुप 1 और 2 दोनों को कौन से कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो मैग्नीशियम जो है ये ग्रुप सेकंड से बिलोंग करता है। और ये मैंने जैसे बताया कि ये जो मेटल्स पहली और सेकंड जो लाइन है वर्टिकल, तो ये एस ब्लॉक से रिलेटेड है। और एक जो दिस वन हीलियम, ये भी एस ब्लॉक में आएगा। ये कुछ इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं ना, जो ग्रुप 1 और 2 के और एस ब्लॉक के। क्या है? सॉफ्ट मेटल ये रहते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहते हैं, मतलब ये लूज़ करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और गुड कंडक्टर ये रहते हैं, लो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है और लो ही मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ये कौन कौन से मेटल? तो ये आ जाएंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो अगर स्पीड का फार्मूला है, आपने जब भी देखा, अगर हम स्पीड की बात करते हैं हम कहते हैं कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहे हैं, है ना। तो किलोमीटर पर आवर क्या हो गया? किलोमीटर बाय आवर। आवर क्या नोट करता है? टाइम। किलोमीटर क्या करता है? डिस्टेंस। तो फार्मूला क्या यहाँ बन गया टाइम अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्वेश्चन नंबर 30, एक्सेलेरेशन जो है उसका किसको कहते हैं? तो जो चेंज इन वेलोसिटी रहता है उसको हम एक्सेलेरेशन कहते हैं। इसका आप थोड़ा सा देख लेना। अगर मान लो जैसे इसको कब कहेंगे कि एक्सेलेरेशन बढ़ रही है या कम हो रही है? जैसे एक्सेलेरेशन जो है ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है, लेकिन स्पीड जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो इसमें क्या क्या होगा कि जब जैसे मान लो कि अगर कोई 0 पे खड़ा है उस टाइम पे एक्सेलेरेशन 0 है ना, और फिर वो बाइक पे कोई है और वो स्पीड अपनी बढ़ाता है 10, 20, 30, 40, 50, है ना, तो उस टाइम पे क्या होगा? एक्सेलेरेशन बढ़ रही होगी। तो
जो कम करेगा तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो जाएगी और कम हो जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर कोई मान लो जैसे कि वो 10 की स्पीड में चला है ना, तो उसने स्टार्ट करा 10 20 30 40 और इसके बाद वो 40 पे आके कांस्टेंट हो गया, उसने ना कम करी ना ज़्यादा करी, तो वो 40 पे चलता रहा, तो इस टाइम पे क्या होगा, एक्सेलेरेशन जो होगी कांस्टेंट हो जाए, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर कोई क्वेश्चन ज़रा सा घुमा के पूछा जाए उस पर आप आंसर कर पाओ। तो यही थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन। अपने कमेंट्स में जो है अपना स्कोर ज़रूर बताना और हमारी वीडियो को शेयर वगैरह करें। एक टॉपिक वाइज हम सभी चीज़ों को कवर करते हुए जा रहे हैं, ताकि एग्ज़ाम में ये सीरीज़ जो है हेल्पफुल रहे स्टूडेंट्स के लिए। ओके, थैंक यू।